आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर 2021-22 के 7 नंबर के क्वेश्चन पेपर, जो कि हर साल आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 2023 में भी इसमें से पूछेगा 4-5 क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए अहम भूमिका निभाने वाला। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। इस वीडियो हम लोग सेक्शन सी के इस 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके 2022-23 के क्वेश्चन में भी 2022-23 में भी 4 से 5 क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं। तो एक साथ हम लोग के 10 सेक्शन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत करिएगा। आउटलाइन दी वेरियस टेक्निक्स ऑफ द एनालिसिस यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल। ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो कि एनालिसिस में यूज होते हैं। ठीक है, देयर आर द 2 मेजर टेक्निक्स होते हैं, क्वालिटेटिव फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव होता है उसमें क्वालिटी देखते हैं कि जो जिसके बारे में हम लोग एनालाइज करना है, जिस सब्सटेंस के बारे में हम लोग को देखना है, एनालाइज करना है, मेजर करना है, वो सब्सटेंस प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड इन द सैंपल में उस पार्टिकुलर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट रिजल्ट कंफर्म द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कंपाउंड इन द सैंपल टू बी एनालाइज। मतलब कि वो सैंपल में वो सब्सटेंस प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, कलर रिएक्शन टेस्ट करते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का टेस्ट करते हैं। इस तरह के टेस्ट होते हैं जो कि ये इंक्लूड किया होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, दिस एनालिसिस इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपाउंड इन द सैंपल। क्वांटिटी देखते हैं, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है उसके में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फर्दर क्लासिफाइड एज द केमिकल मेथड, फिजिको केमिकल मेथड, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड एंड द बायोलॉजिकल मेथड। जो हमारा केमिकल मेथड होता है 3 तरह का डिवाइड किया गया है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड एंड गैसोमेट्रिक मेथड। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम लोग शुरू डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल मेथड क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो केमिकल मेथड में पहला होता है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, इसको देखते हैं। इन दिस मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमको एनालाइज करना है उसमें वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम बेस होता है, वॉल्यूम एज द पैरामीटर फॉर द एसे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द एनालाइट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सेम है वो। देखिए, नॉन कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन होता है उसे कहते हैं टाइट्रेंट, और जो अननोन होता है एनालाइट होता है उसे कहते हैं टाइट्रेट। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड आल्सो नोन एज द टाइट्रीमेट्रिक मेथड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन क्लासिफाइड एज द देखिए रिएक्शन के बेस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन एंड द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। अब जैसे नेक्स्ट देख सकते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या होता है, बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द कंपाउंड। इसमें कंपाउंड के वेट के हिसाब से इसको एनालाइज करते हैं कि वह एग्जामिनेशन ऑफ द कंपाउंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटी, उसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं है, कितनी मात्रा में है, उसका वेट के हिसाब से उसको डिटरमाइन करते हैं। गैसोमेट्रिक मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस फॉर्म द बेसिक्स ऑफ द एनालाइट। जब हमारा कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी कभी गैस प्रोड्यूस होते हैं, तो कितनी मात्रा में कितनी वॉल्यूम में गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जो मेन सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसमें यूजेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द फिजिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, इमिशन हो गया, इस सारी चीज़ों को इसमें मेजर करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल में क्या होता है, यूज फॉर द कंपाउंड स्पेशली फॉर एंटीबायोटिक्स, स्पेशली एंटीबायोटिक के लिए इसमें मेजर करते हैं। जो कंपाउंड होते हैं उसमें जैसे कि डिटरमाइन द इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है वह डिक्रीज हो रहा है, किल हो रहा है। ठीक है, कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड होता है, जैसे कहते हैं कप प्लेट मेथड। टर्बिडिमेट्री होता है, जिसमें ट्यूब एस से कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, टू ऑब्जर्व द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। हमारी बॉडी पे उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में इसमें पूरा स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द बायो एसे। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, वेट ऑफ द ऑर्गन के वेट को डिटरमाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं। ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं, यूरिया, एंजाइम कंसंट्रेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन। जब एसिड और बेस का टाइट्रेशन होता है तो एसिड और बेस के टाइट्रेशन के दौरान जो कर्व बनता है उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। पहले देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व कब बनता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस को हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एक ऐसी पॉइंट आती है, मतलब एसिडिक मीडियम हम लोग बेस को ऐड कर रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट आगे जहाँ पे वह न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि pH 7 के आसपास आ जाएगा। उस पॉइंट पे ना ही वह एसिडिक मीडियम रहेगा ना बेसिक मीडियम रहेगा। ठीक है, उस दौरान जो बनने वाला कर्व होता है उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ठीक है, उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द pH इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन इज द प्लॉटेड अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ द एसिड, या फिर न्यूट्रलाइज्ड फॉर द नंबर ऑफ द ml ऑफ एल्काली। जब मान लीजिए कि
मान लीजिए कोई हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड इसमें है किसी कंटेनर में, उसमें हम लोग जब बेस को ऐड करते रहेंगे तो पीएच और कितनी मात्रा हम लोग बेस ऐड किए हैं, किस पीएच पे कितनी मात्रा में बेस को ऐड किए हैं, उस पर जो कि वह सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया है, और उस न्यूट्रल सोल्यूशन को जो प्लॉट करेंगे तो जो कर्व बनेगा उसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ठीक है। टू ऑब्टेन द सर्टेन कर्व नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन कर्व या टाइट्रेशन कर्व। 4 तरह के होते हैं: स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन, वीक बेस स्ट्रांग एसिड टाइट्रेशन एंड द वीक बेस वीक एसिड टाइट्रेशन। चलिए बारी बारी से चारों को हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन में क्या होता है? इन दिस टाइट्रेशन अ स्ट्रांग एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विद द स्ट्रांग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सुइटेबल इंडिकेटर के साथ, तो प्रोड्यूस द साल्ट एंड वाटर, सब लोग नॉर्मली जानते हैं। इसमें देखिए इधर पीएच का प्लॉटिंग है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे देखेंगे हम लोग कितने मात्रा में कितने ml में हम लोग NaOH के मतलब एल्काली को ऐड किए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन है पीएच, सॉल्यूशन है एसिडिक मीडियम है, देखिए pH 1 to 14, pH 1 से लेकर 6 तक लगभग होता है एसिडिक मीडियम। उसके बाद 7 पे न्यूट्रल मीडियम होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। उसके बाद जो 8 से 7 से जो होता है, 7 के बाद से 14 तक जो होता है बेसिक पीएच। मान लीजिए हमारा कोई हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, मतलब स्ट्रांग एसिड मतलब जितना कम पीएच रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो 1 से 6 तक हमारा पीएच एसिडिक होता है, उसमें जितना कम पीएच रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो स्ट्रांग एसिड मतलब 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पे है स्ट्रांग एसिड है, और स्ट्रांग बेस को इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे, 10 ml 20 ml 30 ml 40, जैसे हम लोग इसमें ऐड करते रहेंगे वैसे से बेसिक एसिड से बेसिक में कन्वर्ट होता रहेगा, धीरे कन्वर्ट होता रहेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे वह कन्वर्ट होते थे 7 pH 7 पे पहुँचेगा, जहाँ पे न्यूट्रल होता है, ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा। फिर और ऐड करेंगे बेसिक को, तो धीरे धीरे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को जहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है हमारा सॉल्यूशन, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, और वही इंड पॉइंट होता है जिसको जो डिटरमाइन करता है कि हाँ यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे, जो एक कर्व प्राप्त होगा उसे कहेंगे स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन कर्व, ठीक है। टाइट्रेशन पॉइंट एट द 7 pH होता है, एट विच द ऑल एसिड मॉलिक्यूल कंप्लीटली रिएक्ट विद द बेसिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वीक एसिड स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन। वीक एसिड मतलब कि पीएच थोड़ा ज़्यादा होगा, एसिडिक मीडियम रहेगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 4-5 के आसपास रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमारा एसिड है, यहाँ पे बेस को ऐड करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे एल्काली मीडियम मतलब पीएच बढ़ता रहेगा, एल्काली मीडियम में जाता रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा मतलब 7 पॉइंट के आसपास जहाँ न्यूट्रल हो जाएगा। इसको जब प्लॉट करेंगे इन दिस वीक एसिड सच एज द एसिडिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद द स्ट्रांग बेस NaOH यूजिंग द सुइटेबल इंडिकेटर। तो इस तरह से प्लॉट हम लोग ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। देखिए इधर बेस है, इधर जो होता है बेस है जो हम लोग इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे पीएच होता है जो कि एसिडिक मीडियम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम का सॉल्यूशन जब उसमें ऐड करेंगे बेस को, तो धीरे धीरे वह बेसिक मीडियम होने लगेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे बेसिक मीडियम होगा उसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। जिस पॉइंट पे वह सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा उसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहेंगे। वीक बेस स्ट्रांग एसिड टाइट्रेशन, इसमें क्या आता है वीक बेस है, मतलब बेस बहुत ही वीक है, मतलब बेसिक मीडियम में जाइए हम लोग। बेसिक मीडियम कहाँ से 8 से 14 तक है। बेसिक मीडियम में बेस क्या है? वीक है। वीक मतलब होता है अगर पीएच ज़्यादा है तो बेस स्ट्रांग है, पीएच कम है बेसिक मीडियम में, तो समझ लीजिए वह सॉल्यूशन जो होता है वह बेस जो होता है वीक है। तो मतलब 11, 10, 9 के आसपास इसका स्टार्ट होगा। वहाँ पे जब धीरे धीरे एसिड मिलाना शुरू करेंगे तो एसिडिक मीडियम में माने आना शुरू हो जाएगा, मतलब पीएच कम होने लगेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वह न्यूट्रल हो जाएगा, उसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। और उस पर जब कर्व प्लॉट करेंगे तो इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ठीक है। इसका कर्व इस तरह से प्लॉट कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से प्रोसेस है, सब कुछ यहीं पे है। वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व। एसिटिक एसिड विद अमोनिया ऐड करेंगे एसिटिक एसिड को, तो इस तरह से देखिए वीक एसिड है 3, 4, 5 जहाँ भी पीएच है उसका वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें जब वीक बेस को ऐड करेंगे धीरे धीरे तो अभी एक पॉइंट पे न्यूट्रल हो जाएगा। वहाँ तीसरा देख लेते हैं डिफरेंशिएट को प्रेसिपिटेशन एंड द पोस्ट प्रेसिपिटेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। आखिर प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन को प्रेसिपिटेशन क्या होता है और पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है। देखिए हमारे सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वो इम्प्योरिटी जो होता है इम्प्योरिटी जो होती हैं टाइट्रेशन करने से पहले ही जो उसमें एनालाइट होते हैं सोल्यूशन में, उस एनालाइट के साथ रिएक्शन करती हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देती हैं। रिएक्शन से पहले इसे कहते हैं को प्रेसिपिटेशन, ठीक है। दोज इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट और को प्रेसिपिटेट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द एनालाइट। अगर सोल्यूशन में एनालाइट है तो ऑटोमेटिकली बिना रिएक्शन स्टार्ट किए पहले ही वह प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द को प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जब बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम लोग मिक्स करेंगे एक्सेसिव ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब एसिडिक मीडियम में, तो कलरफुल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है
इसमें जब को प्रेसिपिटेशन होता है तो अपीयर वायलेट कलर, तो वह वायलेट कलर सॉल्यूशन में अपीयर हो जाने लगता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ को प्रेसिपिटेशन, कितने टाइप के होते हैं को प्रेसिपिटेशन? 4 तरह के होते हैं, सरफेस एडजॉर्प्शन, ऑक्लूजन, मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड द मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। सरफेस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना सरफेस होगा उतना एनालाइट होगा, उतना हमारा इम्प्योरिटी उससे रिएक्शन करेगा, उतना हमारा को प्रेसिपिटेशन बनता रहेगा। ऑक्लूजन मतलब होता है इम्प्योरिटीज ट्रैप्ड ऑक्लूजन विद इन द क्रिस्टल, वही सेम प्रोसेस है। मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड मैकेनिकल स्टेटमेंट ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ। ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं इसमें? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना एडजॉर्प्शन होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सोथर्मिक इसमें रिलीज होगा। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट आयन, इफेक्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन कंडीशन, इफेक्ट ऑफ द एडजॉर्बेंट एरिया। ठीक है, जितना एरिया उतना एडजॉर्प्शन। प्री प्रेसिपिटेशन तो हो गया है, जब उसको मदर लिक्वायर की प्रेजेंस में उसको जब कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो उसमें प्रेजेंट जो दूसरा अन्य सब्सटेंस होता है, सेकंड सब्सटेंस होता है, वो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, उसे कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन डिफर कैसे है को प्रेसिपिटेशन से? देखिए, कंटामिनेशन इंक्रीज विथ टाइम इन द पोस्ट प्रेसिपिटेशन बट डिक्रीज इन द को प्रेसिपिटेशन। जो कंटामिनेशन होता है बैक्टीरियल का वो पोस्ट में इंक्रीज रहता है और को प्रेसिपिटेशन में डिक्रीज रहता है। मैकेनिकल एंड थर्मल इंक्रीज द कंटामिनेशन इन द पोस्ट प्रेसिपिटेशन लेकिन डिक्रीज इन द को प्रेसिपिटेशन। ये भी दूसरा डिफरेंस हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द कंटामिनेशन बाय द पोस्ट प्रेसिपिटेशन इज मच ग्रेटर देन द को प्रेसिपिटेशन। इसमें भी कंटामिनेशन ज़्यादा रहता है पोस्ट में और को में कम होता है। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन को अफेक्ट करता है। अफेक्ट ऑफ pH, द साल्ट अफेक्ट, अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेंट, डाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन दी आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है, 7 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग मत भूलिएगा। वाइवा के समय प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डिफरेंस बताओ आयोडीमेट्री में क्या होता है और आईडीमेट्री में क्या होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आयोडीमेट्री। देखिए, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन का एक टाइप होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशन विद द I2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें आयोडीन होता है जिसका डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है? बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच द आयोडीन इज कन्वर्टेड इन द आयोडाइड। आयोडीन जो हमारा है ना, डायरेक्ट टाइट्रेशन के दौरान आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आयोडीन हो गया, टाइट्रेशन कराएंगे तो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी टाइट्रेशन की बात आती है आप डायग्राम को बनाना भूलिएगा नहीं, पहले डायग्राम ड्रा कर दीजिएगा। देखिए, ब्यूरेट है, कॉनिकल फ्लास्क है। अब देखिए, पहले हम लोग इसमें आयोडीन डायरेक्ट जो आयोडीन है उसको आयोडीन को ऐड करेंगे इस कॉनिकल फ्लास्क में, जो इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, नॉन सॉल्यूशन है। ठीक है, ये टाइट्रेंट का काम करेगा। भले यहाँ पे यही तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो टाइट्रेंट रहेगा वह नीचे कॉनिकल फ्लास्क में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन कंसंट्रेशन रहेगा इसका। फिर इसको डिजॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा। इसको पूरी तरह से डिजॉल्व करने के लिए इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। ठीक है, जिससे पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा इसमें। ठीक है, डिजॉल्व होने के बाद इसमें मिलाएंगे स्टार्च इंडिकेटर मिलाने के बाद तुरंत इसका कलर जो होता है ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइट्रेशन, जिसमें कि सोडियम थायोसल्फेट जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, अननोन कंसंट्रेशन इसको ज्ञात करना है कि कितनी मात्रा में है। इसको यहाँ से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन इज द यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फेट बाय यूजिंग द स्टार्च इंडिकेटर। इसमें स्टार्च इंडिकेटर का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। देखिए, उसके प्रोसीजर को देख लेते हैं। प्रोसीजर देखने के बाद मालूम हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस आयोडीन इन कॉनिकल फ्लास्क। देखिए, आयोडीन को ऐड कर देंगे। फिर मिक्स विद द पोटेशियम आयोडाइड, जिसे हम बताएं पहली बार। वालों के मेकअप करेंगे जितना चाहिए। स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करेंगे जो बनाएगा आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा आयोडीन के साथ। उसके बाद में वो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देगा। अब कलर प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन। ऊपर से जो होता है सोडियम थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसको जो होता है धीरे धीरे उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे। जो हमारा आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन है उसमें से जो आयोडीन है ना, वो आयोडीन इस सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करना शुरू कर देगा। आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन करेगा। यहाँ पे रिजल्ट में सोडियम आयोडाइड का एक मिक्सचर मिलेगा। ये आयोडाइड जो होता है हमें प्राप्त हो गया, जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, रिएक्शन जरूर बना लीजिएगा। व्हेन ऑल द I2 इज टाइट्रेटेड विद द सोडियम थायोसल्फेट फ्रॉम द I2 स्टार्च कम्प्लेक्स। जो हमारा I2 स्टार्च कम्प्लेक्स है उसमें से हमारा जो I2 है आयोडीन, वह इसमें से निकलता रहता है और हमारे सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करता रहता है। जब आयोडीन खत्म होगा यहाँ से, मतलब कम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। कम्प्लेक्स खत्म होने के बाद जो ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ था कम्प्लेक्स के कारण, और ब्लू कलर भी कलरलेस हो जाएगा। तो मालूम हो जाएगा कि यहाँ हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। डिटरमाइन द रिड्यूसिंग एजेंट।
जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आयोडोमेट्री क्या होता है, ये भी एक टाइप का रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है इसमें भी, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विद द I2, इसमें आयोडीन का इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आयोडीन नहीं होता इसमें। प्रिंसिपल क्या होता है, बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच द आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू द आयोडीन देन टाइट्रेटेड। उसमें क्या था, आयोडीमेट्री में था हम लोग आयोडीन को डायरेक्ट टाइट्रेट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन इसमें आयोडाइड फॉर्म में रहता है, उसको आयोडीन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आयोडाइड फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करेंगे आयोडीन फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट इज द यूज टू डिटरमाइन द जनरेटेड आयोडीन फ्रॉम दी KI। उसमें हम लोग सोडियम थायोसल्फेट को डिटरमाइन कर रहे थे, लेकिन इसमें सोडियम थायोसल्फेट की उसका यूज करके हम लोग डिटरमाइन करेंगे कितनी मात्रा में आयोडीन हम लोग जनरेट किए हैं, बना है। ठीक है, इसमें देखिए स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा। ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, सोडियम थायोसल्फेट एज ए टाइट्रेंट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब नॉन सॉल्यूशन रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसी का सहयोग करके हम लोग पता करेंगे कितनी मात्रा में हमारा आयोडीन बना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्सेस मात्रा में, बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को ले लेंगे। पोटेशियम आयोडाइड, देखिए आयोडाइड है ना, आयोडाइड कन्वर्ट करेंगे आयोडीन में, कैसे कन्वर्ट होगा देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड बहुत सारे मात्रा में ले लेंगे तो आयोडीन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब होगा नहीं। ठीक है, तो इसको आयोडीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड हो गया MnO2, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे H2SO4। इन तीनों के प्रेजेंस में हमारा आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और आयोडीन पूरा सोल्यूशन में बन जाएगा। ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करेंगे, जो कि ये ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देगा। फिर स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन, जैसे पिछली बार टाइट्रेशन स्टार्ट करे थे, सेम उसी तरह से टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीज ऑक्साइड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों मिलकर जब एक साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमारा आयोडीन प्रोड्यूस होता है। आयोडीन जो होता है जब टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, देखिए ऐड स्टार्च इंडिकेटर टू फॉर्म द ब्लू कलर एंड टाइट्रेशन स्टार्ट विद द I2 रिजेक्ट विद द पोटेशियम थायोसल्फेट टू देन कन्वर्ट इन द आयोडाइड, फिर उस आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आयोडीन थायोसल्फेट का जो है आयन रिजेक्ट करेगा, या फिर आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही पूरा आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड में, ठीक है, वहाँ पे ब्लू कलर जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में, और हम लोग मालूम हो जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। टू डिटरमाइन दी बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हमारा आयोडीन हो गया, और उसकी हेल्प से रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हमारा पोटेशियम थायोसल्फेट है उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वां देख लेते हैं, डिस्कस द एस्टिमेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में पूरा प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट होता है प्रिंसिपल देख लेते हैं। जब बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को टाइट्रेशन करेंगे हम लोग डाइल्यूटेड H2SO4 से, ठीक है, तो बेरियम जो होता है वह प्रिसिपिटेट हो जाएगा और बेरियम सल्फेट फॉर्म कर लेगा। जैसे कि रिएक्शन आप लोग देख रहे होंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 कन्वर्ट इनटू द बेरियम सल्फेट एज ए प्रिसिपिटेट फॉर्म, ठीक है, और HCl एसिडिक मीडियम आल्सो मेंटेन। प्रिसिपिटेशन बेरियम सल्फेट फिल्टर करेंगे, वाश करेंगे, वेयर करेंगे, उसके बाद में बेरियम सल्फेट इज कैलकुलेटेड कितनी मात्रा में हमें प्राप्त हो गया। उसके प्रोसीजर को भी देख लेते हैं कैसे क्या प्रोसीजर है, छोटा सा है। बेरियम क्लोराइड टेकन इन द स्टैंडर्ड फ्लास्क जो होता है उसमें हम लोग बेरियम क्लोराइड को लेंगे, उसमें हम लोग वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे 100 ml तक। फिर 20 ml उस सोल्यूशन से 20 ml हम लोग सोल्यूशन को निकालेंगे, पीपेट आउट करेंगे और 250 ml के बीकर में उसमें रखेंगे, ठीक है, केवल 20 ml निकालेंगे और उस 20 ml को मेंटेन करेंगे 150 ml तक। उसके पहले ऐड करेंगे 5 ml 2 नॉर्मल का HCl, 5 ml 2 नॉर्मल का HCl ऐड करने के बाद 150 ml तक उसको मेंटेन करेंगे डिस्टिल वाटर से। हीट टू द बॉयल, उसको बॉयल करेंगे। जैसे 15 ml का 4 नॉर्मल H2SO4 ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब तक कि वह कंप्लीट प्रिसिपिटेट फॉर्म ना हो जाए, ठीक है, उसको स्टिर करते रहेंगे। हीट इन द वाटर बाथ फॉर 5 मिनट के लिए उस वाटर बाथ में हीट करेंगे, फिल्टर करेंगे उसको। फिल्टर करने के बाद उसको फिर क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो हमारा सल्फेट का आयन होता है वह फिर रिमूव हो जाएगा। क्रूसिबल में प्लेस करने के बाद उस क्रूसिबल को प्लेस करेंगे डेसिकेटर में। डेसिकेटर के बाद उसको फिर क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल करने के बाद हीटिंग, कूलिंग एंड वेइंग, ये जो प्रोसेस है इसको रिपीट करते रहेंगे जब तक उसका वेट जो होता है कांस्टेंट ना जाए। मतलब एक प्रोसेस करेंगे फिर उसको वेट करेंगे, फिर फिर हीट करेंगे। अगर फिर हीट करेंगे, कूल करेंगे, वेई करेंगे, अगर फिर उसका वेट उसी के आसपास आ रहा है, मतलब रेंज सही है, तो फिर उसको मतलब कंप्लीट हो गया। अगर डिफर हो रहा है फिर से उसको रिपीट करते रहेंगे जब तक वो सही ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टोमेट्री, ठीक है।
कंडक्टोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंडक्टोमेट्री क्या होता है? कंडक्टोमेट्री इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूजिंग अ कंडक्टोमीटर। इसमें कंडक्टोमीटर का यूज करते हैं, उसमें पता करते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में हमारा कंडक्टेंस मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट बाई माइग्रेशन ऑफ द आयंस। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन, इस तरह से देख लीजिए सॉल्यूशन है। जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट देखिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट को जब प्रोड्यूस करेंगे दो तरह के, तो जो हमारा इसमें जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, वह अपोजिट पोल की ओर, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर, एनोड कैथोड है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर रन करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। जिससे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन का मूव होगा, यहाँ पे कंडक्टेबल ब्रिज बन जाएगा, ब्रिज बनने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्टेंस ओबे द ओम्स लॉ। जो ओम लॉ हम लोग पढ़े थे क्लास 12th में पढ़े होंगे, 10th में भी थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देखिए आई इक्वल टू बी अपॉन आर हम लोग पढ़े थे ओम लॉ में। आई इक्वल टू करंट हो गया, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आर इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ओम, इसका यूनिट ओम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, करंट एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड द इज मूव टूवर्ड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड रिप्लेस द OH माइनस एंड फॉर्म द न्यू कॉम्प्लेक्स अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब होता है कौन कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए ये पूरा कंडक्टिंग सेल हो गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा जो कंटेनिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मैग्नेटिक स्टिर होता है जो कि इसमें स्टिर होता रहता है, घूमता रहता है, ताकि यह आयंस जो सेटल डाउन ना हो जाए, मिलते रहे इसमें। यहाँ पे एनोड कैथोड हो गया, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा ना, जैसे ही इसमें डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट, आते ही जो हमारे आयंस हो गए अपने अपोजिट साइड, अपने अपोजिट डायरेक्शन की ओर, अपोजिट पोल्स की ओर मूव करेंगे, जिससे एक इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, करंट। और करंट जनरेट होने के बाद इसमें फिर उसके बाद में माइक्रोब्यूरेट होता है। इस माइक्रोब्यूरेट में टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट का यूज़ करके हम लोग टाइट्रेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि कितनी मात्रा में कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा आयन प्रेजेंट है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, जिस सेल में हमारा सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सब कुछ प्रेजेंट होता है। स्टीरियल भी प्रेजेंट होता है। मैनुअल या ऑटोमेटिक ब्यूरेट होता है जो दिखाया है, जिसमें टाइट्रेंट भरा हुआ है। कंडक्टेंस ब्रिज होता है जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। मैग्नेटिक स्टीयर होता है जो कि उसमें स्टीयर होता रहता है। इलेक्ट्रोड होता है, एनोड कैथोड, एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जो कंटेनिंग द आयंस, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत, इसके आगे थोड़ा आप लिखते रहिएगा, एग्जाम में भी लिख लीजिएगा थोड़ा, ताकि एग्जामर को लगे कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टोमेट्री, उसका एप्लीकेशन क्या है हमारे एनालिसिस में, ठीक है। तो डिटरमाइन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सॉल्युबल मटेरियल। जो स्प्रिंगली मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल होते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को देखते हैं कि हाँ कितनी मात्रा में सॉल्युबल हो रहा है, कितनी मात्रा में नहीं। इसका यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं। काइनेटिक स्टडी बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी बिफोर ड्यूरिंग एंड द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके पहले, रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के समय और रिएक्शन होने के बाद चेक करते हैं कि कितनी काइनेटिक, मतलब बस आयन में कितनी मूवमेंट है, आयन कितना मूव हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ वीकर एनालाइट, जो एनालाइट इलेक्ट्रोलाइट जो होता है डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वह किस रेट से वह डिजॉल्व, इस सोल्यूशन में किस रेट से डिजॉल्व हो रहा है, कितनी मात्रा में डिजॉल्व हो रहा है, उसको पता लगाते हैं। बेसिसिटी ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है, उसके बारे में पता लगाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन में कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एनालाइट या आयन उसमें प्रेजेंट है, उसके बारे में पूरा पता लगाते हैं, ठीक है। जो भी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद। सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है जी वाला, ड्रॉ दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस को, जी वाले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे 2022-23 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2022-23 में पूछा गया था। सेक्शन सी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपका 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।
जो 2021-22 का हम लोग 10 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें मोहर्स मेथड का पूरा डिस्क्राइब किया गया, वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन, पहला एनालिसिस टेक्निक एंड न्यूट्रलाइजेशन कर्व, डी हो गया, और जो डी है डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडियोमेट्रिक एंड आइडोमेट्रिक, ये वाला हो गया। और एक क्वेश्चन और हो गया, डिस्कस द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। ये 4 क्वेश्चन इस सेक्शन सी वाले में, इस वाले वीडियो हम लोग अब सॉल्व कर चुके हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। बचे हुए 2 क्वेश्चन, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन और द इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ये 2 क्वेश्चन और इस वाले सेक्शन का एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है। तीनों क्वेश्चन का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।